इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है, हम लोगों ने आइसोलेटेड स्फीयर्स, आइसोलेटेड चार्जेस के बारे में भी पढ़ा है, कंबाइंड चार्जेस के बारे में भी पढ़ा है। लेकिन आइसोलेटेड चार्जेस के अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि ग्रेविटेशन में तो आइसोलेटेड मासेस के काफ़ी क्वेश्चन आते थे, इसके इतने आते नहीं है। अच्छा, कंबाइंड ही ये बन रहा होता है। लेकिन अगर हम रिकॉल करें तो अगर मेरे पास कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ठीक है। और जो वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? हम कहते हैं कि ये रेडियल फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज विल डिक्रीज। वो हमने निकाली थी कि क्यू, लेट्स से क्यू इज अ चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल एंड आर इज द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द चार्ज, आर स्क्वायर ही हो जाएगा। के की को हमने डिफाइन किया था कि के जो होता है ये इटसेल्फ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। और क्योंकि हम एयर या वैक्यूम में ही बात कर रहे होते हैं, यूजुअली एयर में ही बात कर रहे होते हैं, हमारे पास वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। एयर की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी हम जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेंगे। क्या कहते हैं इसको? परमिटिविटी। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला ये है, मतलब गवर्न इस फॉर्मूले से हो रहा है। तो अगर मैं इसका अगर ग्राफ देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो ग्राफ बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा, और आर। और अगर ये मेरे पास चार्ज है तो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि सेंटर ऑफ अ चार्ज से सरफेस तक जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो रहती है। हाउएवर फ्रॉम द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सरफेस वो डिक्रीज होती है। और डिक्रीज कैसे होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है ना, चार्ज भी कांस्टेंट है, परमिटिविटी वगैरह भी कांस्टेंट है, तो इट विल डिक्रीज लाइक दिस। ये हमारे पास एक ट्रेंड बनेगा, शेप बनेगा ग्राफ का। अब अगर ये आपको कह देते हैं ना कि क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ट्रेंड बनाओ, जैसे इसने इधर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैसे बनाओगे? ये 3 मार्क्स है। 3 मार्क्स का मतलब ये है कि आपने जो है वो सिर्फ उठा के ऐसी ट्रेंड नहीं बना देना है कि बस उठाया कि 0 से R तक, सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक जो है वो ये है, ये तो चलो समझ आता है। उसके बाद जो आपने स्टार्ट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि ये चार्ज है, तो इसके सरफेस पे कितनी होगी? सरफेस पे निकालने के लिए आप क्या करोगे? के क्यू अपॉन आर, और आर की जगह आप क्या रख दोगे? दिस रेडियस ऑफ द चार्ज, के क्यू ओवर आर। इसको जो है ना उसने 1 ES बोला है। सरफेस पे जो होगी वो मैक्सिमम ही होगी ना, जो मैक्सिमम जो उसने दी हुई है वो 1 ES ही होगी। कि मतलब मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर ले लिया, अगर मैं बोलूँ कि आर पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 ES है, तो ये बात सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सरफेस पर है। उसके आगे ऑनवर्ड्स आप मूव करोगे तो वो तो डिक्रीज ही होनी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सरफेस पे, और इसने फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर इसने 1 ES या ES दिया हुआ है, मतलब दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड दैट मस्ट बी एट द सरफेस। अच्छा, एज यू मूव अवे, तो आपके पास 2R एक डिस्टेंस दिया हुआ है, 3R दिया हुआ है। 2R पे कितनी हो जाएगी वो कैसे निकालोगे? देखो, के क्यू ओवर आर पे जो थी वो ES है, 1 ES कह दो, चलो 1 ES है। अब जब आप इसकी जगह 2R रख दोगे, डिस्टेंस 2R हो जाएगा, तो वो कितनी हो जाएगी? देखो, ये चीज आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ये दिस इज R²। अब आप इस पे जब R² लगाओगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी आ रही है, वो कितनी आ रही है? के क्यू ओवर 2 to the 4R²। तो ये चीज जो है ना के क्यू ओवर R², ये तो बन रही है सारी की सारी पुरानी। मतलब इसकी जगह अगर मैं नई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ तो वो के क्यू ओवर R² की जगह तो आप ES लिख दोगे, क्योंकि ये जो है वो तो 1 ES थी। अब 1 ES लिख दो उसकी जगह पे, डिवाइडेड बाय 4। तो असल में 1/4 कितना हो जाएगा? 0.25, 0.25 एस। तो मतलब अगर आप 2R पे देखोगे तो 2R पे हो जाएगी 0.25, और 0.25 कहाँ पे होगी? ये 0.2 है, ये 0.4 है, तो 0.25 कहीं आपकी इधर लाई कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से साथ लेके चलना है इन चीज़ों को। तो आपने यहाँ पे कहीं 0.25 बना दिया, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, मतलब 2R पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? 0.25 ऑफ ES। समझ आ रही है ये बात?
और 3r पे फिर किस तरह से निकालोगे? 3r पे क्या करोगे? 3r पे निकालने के लिए अगेन आप एक बोलोगे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने 3r पे निकालनी है, के क्यू आर क्या है 3r और इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू ओवर 6r²। तो ये तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर वही तुम्हारा 1 ES बन जाएगा, 1 ES डिवाइडेड बाय 6। ये तुम्हारे पास न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी 3r पे। 1/6 किसके बराबर होता है? 1/6 जब निकालोगे तो वो आपके पास आएगा अराउंड 0.167 3 yes sorry 1.9 these are 9 maths it must be 1.9 1.9 will give me 0.11 yes ठीक है तो this will be 0.111 yes 0.111 जाहिर है आप बनाओगे तो ये 0.2 है और हाफ पे कहीं 0.1 बन रहा होगा, यहाँ पे कहीं बन रहा होगा, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बन रहा है ना वो बन रहा है 3r पे 0.11 ES यहाँ कहीं बन रहा होगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है कर्व की फॉर्म में ऐसे, जब जाके 3 मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स ऐसी ट्रेंड बनाने के नहीं मिल जाएंगे कि बताते हैं डिक्रीजिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना दिया है इसका। ठीक है आई बात समझ? पूछना है किसी को? This question is about combined electric field strength. Two metal spheres A and B. Two metal spheres A and B, each of the radius 1.5 centimeter, are situated in a vacuum. Their centers are separated by a distance of 20 centimeter. So they have a separation of 20 centimeter between them. This is the center to center distance. Both spheres are positively charged. दोनों जो है वो positively charged हैं. ठीक है? So both will have the electric field strength away from the charge. अब recall करो if combined electric field strength between two like charges जब हमने बनाया था, ठीक है, और इक्वल मासेस हैं, ये इक्वल चार्ज सॉरी मासेस की तो बात नहीं होगी, चार्जेस की बात होगी। अब आर दिस इक्वल चार्जेस और नॉट, ये इसने अभी तक नहीं बताया। ही जस्ट टोल्ड मी बोथ स्फीयर्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा पॉजिटिवली चार्ज है दोनों, लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस के बीच में जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी तो उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा अपोजिट होगी, और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा बीच में जहाँ पे इक्वल होगी। तो जब लाइक चार्जेस होते हैं तो उसके बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास नल पॉइंट आ रहा होता है, ठीक है, तो नल पॉइंट विल एग्जिस्ट। अच्छा पॉइंट P lies on the line joining the center of the two spheres at a distance x from the center of a sphere. अब पॉइंट P क्या है? एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ से स्फीयर A से के सेंटर से राइट पे अगर वो जा रहा है तो x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया तो उसको उसने पॉइंट P कह दिया। कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इनके बीच में बनी हुई है ना वो उसने नीचे बना के दिखाई हुई है। अच्छा इस ग्राफ को देख के आप क्या क्या बता सकते हो? इस ग्राफ को देख के आप एक तो अगर फॉर एग्जांपल ये नेचर ऑफ चार्जेस नहीं पता होता तो इस ग्राफ को देख के आप नेचर ऑफ चार्जेस भी बता सकते हो कि दो बोथ मस्ट बी लाइक चार्जेस, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, क्योंकि नल पॉइंट लाई कर रहा है इनके किसी एक पॉइंट पे। अच्छा नल पॉइंट जो लाई कर रहा है वो किसके ज्यादा करीब है, स्फीयर ए के या स्फीयर बी के? अगर आप डिस्टेंसेस देखो तो ये हमारा समथिंग अराउंड जो रेडियस है वो 2 से छोटा है, 2 से लेके 11 तक कहीं जा रहा है, ठीक है, 9 का डिस्टेंस पे जाके नल पॉइंट आ रहा है, और ये जो है ये रेडियस जो अराउंड 18 11 से 18 तक आ रहा है, तो ये मतलब सेंटर में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज छोटा है। कौन सा चार्ज बड़ा है वो वाई एक्सिस से मुझे पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 50 के अराउंड कहीं है, और यहाँ पे देखो वैल्यू जो है इसकी इतनी है, ठीक है। अच्छा तो ये तो मुझे पता चल गया कि दोनों जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं जब इनके बीच में नल पॉइंट आ रहा है। अनलाइक होते हैं तो नल पॉइंट कभी भी नहीं आ रहा होता है इनके बीच में। अनलाइक होते हैं तो हमारी इस तरह से आंसर बन रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इस तरह से बन रहा होता है, नल पॉइंट कभी भी नहीं मिल रहा होता है। तो ग्राफ देख के हमें ये पता चल गया कि जो स्फीयर ए है इसका चार्ज ग्रेटर है, चार्ज ऑफ ए स्फीयर ए ग्रेटर देन चार्ज बी। एक तो ये बात पता चल गई, ठीक है, और दूसरी बात पता चल गई कि दोनों जो है वो लाइक चार्जेस हैं, मतलब सेम चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा आगे वो क्या कहता है, use figure 6.2 to determine the ratio of the magnitude of charge on sphere A and the magnitude of charge on sphere B, ठीक है।
तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए डिवाइडेड बाय चार्ज बी, ए का चार्ज कितना है वो भी निकालना है, बी का चार्ज कितना है, इनका रेशियो निकालना है। अब अगर मुझे ए का चार्ज निकालना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए किसी एक पॉइंट पे, किसी डिस्टेंस से किसी पॉइंट पे ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी किसी डिस्टेंस पे ग्राफ से किसी पॉइंट पे पढ़ लो। तो फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है, वो वहां पे लगा दो, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन देखो यहाँ पे हम नल पॉइंट क्यों ना ले लें, नल पॉइंट पे मुझे पता है कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल एंड अपोजिट होगी। ठीक है, जब भी तो नल पॉइंट आया है। अगर जो पॉजिटिव चार्ज है इस नल पॉइंट पे, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे नल पॉइंट है, तो नल पॉइंट का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट ड्यू टू स्फीयर ए मस्ट बी अपोजिट इन दिस डायरेक्शन, और बी की जो होगी वो राइट साइड पे होगी, और दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट जब भी तो नल पॉइंट आए। अगर मैं फोर्सेस का फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो, मतलब इन शॉर्ट में ये इसमें जो मैं अपनी लॉजिक लूंगा वो मैं कहूंगा कि कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ combined electric field strength at x is equals to, अब वो जो भी डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर आ रहा था, 11 सेंटीमीटर नल पॉइंट इज 0। ठीक है, मतलब एट 11 सेंटीमीटर कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, कंबाइंड क्यों कह रहा हूँ कि वो किसी एक चार्ज की वजह से 0 नहीं है, दोनों की मिला के इक्वल एंड अपोजिट हुई है तभी 0 है, 0। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज ए एट नल पॉइंट, एक मिनट रुकना। और अपना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज ए एट नल पॉइंट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज बी एट नल पॉइंट। ठीक है, इसको लेट्स से नल पॉइंट ऐसे कह दो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज बी एट नल पॉइंट दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मुझे आवाज नहीं आई जिसने भी बोला है, हाँ या ना, यस और नो कर दो बस। समझ आ गया, ओके। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए कैसे निकालो, ए की वजह से कैसे निकालोगे नल पॉइंट पे, आप बोलोगे के क्यू चार्ज ऑफ ए डिवाइडेड बाय, अच्छा नल पॉइंट मैंने आपको बताया 11 पे आया है, कैसे मैंने ग्राफ से देखा, देखो 0 11 पे बन रहा है ना, एग्जैक्ट 11 पे बन रहा है। ठीक है, ये 10 है, ये 12 है, बीच में एग्जैक्ट यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है ना 2.5 ब्लॉक्स के बाद, तो 11 पे के क्यू, और ये जो डिस्टेंस मैं लूंगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसी तरह के क्यू बी ओवर आर स्क्वायर। अब के की जगह आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन रखते हैं, तो जो भी रख रहे हो रख लो, लेकिन मसला ये कि दोनों एक ही मीडियम में ना, एक ही इन्वायरमेंट में दोनों, तो दोनों कैंसिल आउट हुई हो जाना है, इक्वल्स टू के आसपास जो लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये के और के वैसे ही कैंसिल हो जाना था, सिर्फ क्या रहना है क्यू ए, और यहाँ पे रहना है क्यू बी। क्यू, अच्छा डिस्टेंस टूवर्ड्स द नल पॉइंट ए से कितना है, वो ए से है 11 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है एक्सपोनेंट -2 कर दूंगा ताकि मीटर बन जाएगा। बी से कितना डिस्टेंस है, बी से 11 नहीं है, अब बी से जो है ना आपको ग्राफ से देखना है, देखो बी के सरफेस तक जो बी के सेंटर से कितना डिस्टेंस है, देखो बी जो है वो खत्म हो रहा है, ये 20 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप कह रहे हो कि 11 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 - 11, सिंपल। ठीक है, तो इट मस्ट बी 9 सेंटीमीटर। तो इस चीज का ख्याल रखना, वो भी 11 नहीं रख लेना, बी से डिस्टेंस जो है नल पॉइंट का वो 11 नहीं है, तो वो कितना आ रहा था 20 - 11 दैट इज 9, 9 एक्सपोनेंट -2। उसने पूछा है क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ स्फीयर चार्ज ए डिवाइड बाय चार्ज बी, तो इसको फॉर्मूला में ये लिया हो ना, क्यू ए ओवर क्यू बी इज इक्वल टू 11 ऊपर ले जाओ, 11 एक्सपोनेंट -2
होल स्क्वायर 9 एक्सपोनेंट माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब सिंपल अगर तुम 11/9 भी रख देते ना, 11/9 का होल स्क्वायर, तो वो भी तुम्हारा आंसर आ जाता है। कन्वर्जन ना करो क्योंकि ऊपर नीचे दोनों एक ही हो रही है, लेकिन फॉलो मेथड यही करा करो पूरा, इसका आंसर निकाल के बता दो। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही दे रहा होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं दिया है, सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस दिया है, तो उसके हिसाब से फिर हमें आगे देखना पड़ेगा। The shortest distance between the surfaces of the sphere is 6 centimeter. A movable point Q lies along the line. अभी जो point P होता है ना, ये point कुछ भी नहीं है, मतलब आप अगर इन दोनों स्फेयर्स के बीच में यहाँ खड़े हो, चाहे यहाँ खड़े हो, चाहे यहाँ खड़े हो, उसको उसने ऐसा point P कंसीडर कर लिया। तब जैसे जैसे you will move away from the sphere A, you know electric field strength, combined electric field strength will decrease. ठीक है, had been these two spheres both like charged, the positive या negative होते तो null point आएगा, अगर unlike होंगे तो null point नहीं आएगा। अच्छा, the variation with distance x of the electric field strength E at point P is shown। अच्छा, अब पॉइंट P को अगर आप मूव कराओगे तो पॉइंट P पे किस किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी, स्फीयर ए से जैसे मूव कराओगे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब नल पॉइंट आ रहा है, अब नल पॉइंट जो आ रहा है इसका मतलब है कि ये शो कर रहा है कि ये दोनों के दोनों स्फीयर जो है वो लाइक चार्जेस हैं, मतलब सेम चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस नहीं है दोनों। ठीक है, इससे यहाँ से पता चल गया। यूज फिगर 6.2 एक्सप्लेन वेदर द टू स्फीयर्स हैव चार्जेस ऑफ द सेम और अपोजिट साइन। ठीक है, इसने अच्छा, इससे दोनों डायग्राम देख के ना वो ये भी देख सकते हो ग्राफ देख के कि ये दोनों स्फीयर्स में से बड़ा चार्ज किसका होगा। ठीक है, जैसे नीचे जा रहा है ना, ये वाला ये यहाँ तक जा रहा है, 10 से ऊपर और 10 से कम है, तो बड़ा चार्ज कौन सा है, स्फीयर बी जो है वो ग्रेटर चार्ज है, मतलब चार्ज बी इज ग्रेटर देन चार्ज है। अब साइज देख के नहीं डिसाइड करना कि साइज ए का बड़ा है तो उसका चार्ज बड़ा होगा, नहीं, ये हमें ग्राफ से देख के हम फाइनल आंसर इसका एक्सट्रैक्ट करेंगे। सही है, तो हमें वो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ग्राफ देख के आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि सेम है अपोजिट है साइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या है, नल पॉइंट आ रहा है कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन दीस टू चार्जेस हैज अ जीरो वैल्यू व्हिच शोज अ नल पॉइंट। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि फील्ड एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, तो टू स्फीयर मस्ट बी ऑफ द सेम साइन। कैसे लिखोगे इसको, देखो, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखो, ये आंसर बनेगा। कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हैज अ जीरो वैल्यू इन बिटवीन द टू चार्जेस which shows field at that point must be equal and opposite, so two spheres must have the same sign। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। a proton is at a point p where x is equals to 5 centimeter, मतलब इन बिट, अच्छा पॉइंट पी जो है ना उसने डायग्राम पे जो है ना एक जगह पे बना हुआ है, अब डायग्राम पे तो मूव करके तो दिखा नहीं सकता, अब हैरी पॉटर तो चल नहीं रहा है कि पी मूव होता हुआ दिखता रहे, पी मतलब इन बिटवीन ए से बी कहीं भी हो सकता है, तो वही कह रहा है कि अब प्रोटॉन है पॉइंट पी वेयर एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक्स 5 सेंटीमीटर पे, तो अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन होने का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। वो कह रहा है कि यूज डाटा फ्रॉम फिगर 6.2 डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जो है, अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि दोनों जो स्फीयर्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव लाइक चार्जेस हैं। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि क्या पता दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो या दोनों नेगेटिवली चार्ज हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं और प्रोटॉन अगर मेरा यहाँ पे था तो वो रिपेल होकर यहाँ पे मूव करेगा, ऐसा ही है ना। अच्छा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है कि वो अट्रैक्ट होगा बी की तरफ, क्योंकि बी जो है हायर चार्ज है, तो पहले जो है प्रोटॉन अगर यहाँ से निकलेगा तो वो डी एक्सलेट होगा और उसको बी रोक देगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो उसको लेके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो उसने कह दिया कि प्रोटॉन है, तो मतलब मैं तो पॉजिटिवली चार्ज की बात कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव चार्ज की बात तो कर ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन ये जो स्फीयर्स के चार्जेस है ना, ये तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहे होंगे, अगर दोनों आप क्या तो नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को, प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो दोनों
केसेस में, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी इन दोनों के बीच में होने की वजह से। बताने का मतलब ये बात समझ आती है? तो दोनों पे अपोजिट फोर्स लगेगी तो या तो वो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट मूव होने की कोशिश कर रहा होगा। अब अगर 5 सेंटीमीटर पे वो ये कह रहा है, 5 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि मैं ग्राफ से देखूंगा। अब x 5 सेंटीमीटर कह रहे हैं ना, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से सरफेस से, तो 5 सेंटीमीटर पे मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा आर कितना रहा है। 5 सेंटीमीटर पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आ रही है मुझे वो पढ़नी है, वो ये वैल्यू आ रही है। बताओगे कितनी आ रही है? यहाँ तक 0 है, 0 से 5 ब्लॉक्स -2.5। -2.5 एक ब्लॉक नीचे आ रही है ना, 6th ब्लॉक पे आ रही है। 5 ब्लॉक पे -2, यहाँ पे -2.5 बनेगा ना, -3। -3 ना। ओके, यू आर गुड एट रीडिंग ग्राफ्स। -3, ओके। अच्छा, तो एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है वह बदल -3 एक्सपोनेंट। अच्छा, एक्सपोनेंट इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि देखो इसने दिया था ना यहाँ पे, ये दिया हुआ था, और इसने यूनिट जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से दिया हुआ है, वोल्ट पर मीटर ये भी होता है, और न्यूटन पर कूलम ये भी होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो इट इज -3 एक्सपोनेंट 3। ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन मुझसे पूछ रहा है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी है कंबाइंड, ये सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से नहीं है बल्कि ए और बी दोनों की कंबाइंड इफेक्ट की वजह से। तो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ये आ रही है। इस पे फोर्स कितनी लगनी है वो मुझे निकालनी है, और किस चार्ज पे फोर्स लग रही है। अब ये चार्ज वो है जिस चार्ज पे फोर्स लग रही है, तो वो कौन है? प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का चार्ज मुझे यहाँ पे रखना है F, एंड व्हाट वुड बी द चार्ज ऑफ प्रोटॉन? 1.6 इंटू एक्सपोनेंट -19 कूलम। अब दिस इज बेशक माइनस प्लस, तो फोर्स जो है आपके पास, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा ना, 3 एक्सपोनेंट 3 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ये बता दो कितना आ रहा है? दिस मस्ट बी अराउंड 4.8 एक्सपोनेंट -16 न्यूटन। सही है। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? F इज इक्वल टू एम ए। प्रोटॉन की एक्सीलरेशन क्या हो रही है, प्रोटॉन पे जो फोर्स है वो आपने निकाल ली है। मास ऑफ प्रोटॉन आपको डाटा बुकलेट से मिल जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन अगर डाटा बुकलेट में देखो तो वो होता है 1.67 एक्सपोनेंट -27 kgs में होता है, एंड यू हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन। तो ये बता दो ये कितनी आ रही है? ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एट अ डिस्टेंस 20 माइक्रोमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम। अब देखो, जरूरी नहीं है कि दो चार्जेस अलग अलग हमने रखे हुए, एक स्फीयर भी। अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज अभी आपने देखा +1.6, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? +1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम पार्टिकल है। हीलियम पार्टिकल, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसमें न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका जो चार्ज बन जाता है ना वो चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, और वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो वो कितना हो जाएगा? +2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। अब ये दोनों भी चार्जेस है ना, तो ऐसा वो ही बिहेव करेंगे, इनके बीच में कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। सही है। पहले बोले स्टेट कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ वही है जो अभी थोड़ी देर पहले किया है। फिर वो कह रहा है द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन मे बी कंसीडर्ड टू बी अ पॉइंट चार्जेस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द अल्फा एंड द प्रोटॉन। अब वो कैसे निकालोगे, जरा निकाल के बताओगे जल्दी से कितनी आ रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या मतलब है? मुझे कूलम लॉ लगाना है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, जो कि दिया हुआ है 20 माइक्रोमीटर। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या होती है? यहाँ पे गलती होती है आप कैलकुलेशन में गलती करते हो। के अगर मैंने कहा ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब दोनों एयर में दिए हुए ना, नॉर्मल इन्वायरमेंट में, तो अब एप्सिलॉन की जगह आप 8.85 एक्सपोनेंट -12 लोगे और वो बन जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9। तो ये लिख के जरूर दे देना, मैं ये कह रहा हूँ इसको लिख जरूर देना। इतना बेशक कैलकुलेट ना करो अपने कैलकुलेटर में,
अल्फा का चार्ज जो होगा वो 2 इंटू प्लस 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, क्योंकि 2 प्रोटॉन की वजह से चार्ज बनता है। अब मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, और इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है 20 माइक्रोमीटर है, तो एक्सपोनेंट माइनस 6 मत लगाना भूलना, और स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ जरा कितना आ रहा है ये। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की याद है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डेफिनेशन याद है? फॉर्मूला याद है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद है? कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? E is equals to F over Q है ना? हाँ, और क्या है ये जो अभी जो यूज कर रहे हो Q1 Q2 R स्क्वायर, अब इसमें मैं एक चार्ज का लूंगा Q ओवर R स्क्वायर ना, तो क्या है फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, फॉर्मूले से बना लो। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या थी? फोर्स पर यूनिट मास प्लेस्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखने का तुम्हें 1 मार्क मिल रहा है, और प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तुम्हें 1 मार्क मिल रहा है। ठीक है, तो और उसके मतलब ये 2 मार्क्स फ्री के तुम्हें दे रहा है एक तरह से, इसमें मुझे तो तुम्हें क्या बोले बस। ठीक है, समझ आई ये बात? आगे क्वेश्चन में देखो एक ग्राफ दिया हुआ है अजीब सा, अब ये तुम्हें देख के थोड़ा सा समझना है। अब ये अल्फा पार्टिकल का इसने अलग ग्राफ दिया हुआ है और प्रोटॉन का इसने अलग दिया हुआ है, इसने कंबाइन नहीं करे। हालांकि तुम्हें पता है कि अगर कंबाइन करोगे तो दोनों लाइक चार्जेस है ना, अल्फा भी पॉजिटिव है और प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस का कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है। देखो वाई एक्सिस पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ली हुई है। अगर मैं देखूंगा लाइक चार्जेस का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ कैसे बनता है, उसके बीच में नल पॉइंट आता है। नल पॉइंट किसके करीब आता है? जो कि स्मॉलर चार्ज होता है, मतलब यूं करके नल पॉइंट आएगा। इसने देखो ना इस ग्राफ को, अल्फा को ऐसे बनाया कि अल्फा अलग था, आइसोलेटेड चार्जेस के ग्राफ बना के दे दिए। बात समझ पा रहे हो कि उसने बोला कि अल्फा का अलग बना दिया उसने तुम्हें चार्ज, लेट से ये अल्फा है, इसका तुम्हें ग्राफ उसने ना अलग बना के दे दिया ऐसे। और प्रोटॉन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड दिखानी है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसने तुम्हें जो है वो उसका ग्राफ अलग यूं करके बना दिया। हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन बनाते हैं। जब इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे, इन दोनों के कंबाइन कर देंगे। और कंबाइन किस तरह से करते हैं, इसका यहाँ से डिक्रीज हो रहा है तो फिर इसका यूं इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बात समझ आई? इसने दिखाया एक ही ग्राफ पे लेकिन अलग अलग करके दिखाए हुए उसने, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके का एक क्वेश्चन आ गया था कि ग्राफ्स क्या आ गए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पॉइंट पी डिस्टेंस x from the alpha particle along the line joining the alpha particle to the proton, the variation with distance x of the electric field strength E due to the alpha particle is shown। अब उसने सारा काम वही किया, उसने कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिखाई है। और वो जो पॉइंट पी था मेरा, वो क्या है, वो कोई स्टैटिक पॉइंट नहीं है, बल्कि वो मूव करेगा बिटवीन अल्फा एंड प्रोटॉन। मतलब वो यहाँ से और यहाँ तक लेके गया, और उसने वेरिएशन बताया कि पहले फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज भी होना शुरू हो गई है। उसने दोनों को कंबाइन करके नहीं दिखाया, कंबाइन करके दिखाता तो वो एक ही लाइन बनती। बस इसने ये डिफरेंस किया है यहाँ पे। लेकिन तुम समझ गए हो देख के कि ग्राफ में दोनों को दिखाया है और दोनों जो है अपोजिटली चार्ज है। अपोजिटली चार्ज नहीं है, सॉरी, दोनों जो है वो सेम चार्जेस हैं। सेम चार्जेस हैं, जब भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर वो कंबाइन करता, कंबाइन करके बनाता, तो यहाँ कहीं डिक्रीज हो रही होती है, और किसी इन 2 पॉइंट पे या ऐसे 2 पॉइंट पे जहाँ पे इक्वल है ना, अपोजिट तो है, दिख रही है, एक पॉजिटिव एक्सिस में एक नेगेटिव एक्सिस में, जहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है वहां पे क्या आना चाहिए था? नल पॉइंट। तो अगर ये कंबाइन करता तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो कि जहाँ पे इक्वल आ रहे हैं ना, वहां पे नल पॉइंट आ जाएगा। बात समझ आई है यहाँ तक? ओके,
अच्छा, आगे क्वेश्चन में कहते हैं द वेरिएशन विद डिस्टेंस x ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड ड्यू टू प्रोटॉन अलोन इज शोन, एक्सप्लेन व्हाई द टू सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैव अपोजिट साइंस। अपोजिट साइंस क्यों होंगे भाई, बताओ ना। दोनों के अपोजिट साइंस क्यों लिए हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी ना, तभी अपोजिट साइन लिए। एक तो वेक्टर फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वेक्टर फील्ड होती है तो और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा? अपोजिट साइंस लेके दिखाऊंगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्वेश्चन समझे हो? देखो वो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई टू सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड हैव अपोजिट साइंस। अपोजिट साइन कहाँ है? एक पॉजिटिव में, देखो ना, एक सारी पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। अब आप अगर ये बोलोगे अपोजिट साइन इस वजह से क्योंकि चार्ज एक पॉजिटिव है चार्ज एक नेगेटिव है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना। पहले कहाँ ऐसा कर रहे थे? दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में क्यों दिखाई है? देखो क्वेश्चन देने का मकसद क्या है इसका वाला, कि बच्चा कंफ्यूज होगा, बोलेगा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है इसलिए अपोजिट साइन है। यही करोगे ना चार्जेस में, आप बोलोगे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की जो है वो फील्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव है। लेकिन जरा दोबारा से रिफ्रेश करो, दोनों कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है? अल्फा भी पॉजिटिव है और प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है। फिर किस बात के अपोजिट साइंस है? वो अपोजिट साइन चार्ज की नेचर की वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से है? मुझे डायरेक्शन ऑफ फील्ड दिखानी है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक लेफ्ट पर है और एक राइट पर है। कैसे? दोनों की अवे है ना, पॉजिटिव की दोनों, अल्फा की अवे जा रही है प्रोटॉन की भी अवे जा रही है, लेकिन दोनों फील्ड एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। ठीक है, अल्फा भी पॉजिटिव है वो भी अवे जा रहा है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव अवे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने इनके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों की अपोजिट साइन से ली है। अगर अल्फा की राइट पर है, राइट पर मैंने पॉजिटिव ले लिए, तो लेफ्ट वाली फील्ड में नेगेटिव लूंगा। सही है, तो इस वजह से अपोजिट साइंस दिखाएं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, नेचर ऑफ चार्जेस की वजह से नहीं दिखाएं। क्लियर हुई है ये बात? क्वेश्चन समझ आया है अब? कि एक्सप्लेन व्हाई टू सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट साइन, नॉट ड्यू टू द नेचर ऑफ द चार्जेस बट बिकॉज चार्जेस आर सेम, नेचर ऑफ चार्जेस इज सेम, दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं तो इसके साथ मतलब एक की राइट पे जा रही है तो एक की लेफ्ट पे जा रही है ना, अवे जाती हैं दोनों की। तो डायरेक्शन, in order to show the direction of electric field we have to use opposite signs। अब पूछो, समझ नहीं आई तो। Electric field is a vector quantity and as both fields are away from charges, hence field lines are in opposite direction। opposite direction, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से मैंने अपोजिट साइन से दिखाई है। सो शोन, इंग्लिश खुद सही कर लेना यार। सो शोन विद अपोजिट साइंस। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? On figure 4.2, sketch the variation with x of the combined electric field due to the alpha particle and the proton at the value of x from 4 to 16 माइक्रोमीटर। कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनाना है तुम्हें, जैसे हम लोग ग्राफ नहीं बनाते भाई, तो वो बनानी है। ठीक है, तो अब जैसे इसने नहीं बनाई ना, अब वो आप 4 माइक्रो से 16 माइक्रो तक आप बना दो। जो काम इसने नहीं किया वो कह रहा है आप कर दो। 4 से 16 तक आपने कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनानी है। और कैसे बनेगी? देखो 4 से स्टार्ट करोगे, ये आएगा कहीं बीच में नल पॉइंट आएगा, और नल पॉइंट और ये बन जाएगी। मार्क्स पता है कहाँ पे मिलेगा? मार्क्स आपको ये शेप बनाने का मिलना है कि जो जो लाइन है ना, ये ग्रीन मैंने लाइन बनाई है, ये हमेशा इनके बीच में रहे। जैसे मैंने यहाँ से ये गलती कर दी ना, ये नीचे ले गया, ये मैंने देखा नहीं, दिस इज माय ब्लंडर। देखो जो भी मैं बना रहा हूँ ना, एक तो कलर मेरे ख्याल से कोई ब्राइट कलर हो ना,
रेड मैंने यूज कर लिया, ब्लू यूज करते हैं। देखो मैं जो बना रहा हूँ ना, मैंने स्टार्ट करनी है 4 से, और 4 से स्टार्ट करते हुए मुझे ऐसे जाना है कि मैंने इन दोनों लाइंस के बीच में ही रहना है, क्योंकि इन दो लाइंस के अगर मैं ऊपर नीचे चला गया, खत्म मुझे यहाँ करनी है जहाँ पे ये खत्म हुई थी, स्टार्ट मुझे यहाँ से करनी है। अगर मैं इन दोनों लाइंस के आगे पीछे चला गया तो बात गलत हो जाएगी ना, तो दोनों अपोजिट है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक 5 है और एक -5 है, तो कंबाइंड इफेक्ट इनके बीच में ही आएगा ना। 5 तो नल पॉइंट बन जाएगा, -4 है तो ये तो आएगा, तो 3 आएगा, उनके बीच में ही आएगा ना। उस लाइन से ऊपर नहीं जा सकती, नीचे वाली लाइन से नीचे नहीं जा सकती, बीच में ही रहेगी। सही है, एक तो ये, और शेप ऑफ कर्व ऐसे होगा। अब नल पॉइंट के लिए 2 मार्क्स दिया हुआ है, नल पॉइंट के लिए इसने इतना कंसिडर करने के लिए कहा नहीं था, लेकिन आप अगर देखो तो नल पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए, जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो, जितना ये ऊपर है वहां से उतना नीचे हो, तो वहां पे आपका नल पॉइंट बनना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये चीज और ये चीज जितना ऊपर है तकरीबन उतना नीचे है, तो नल पॉइंट यहाँ पे कहीं तुम्हारा बनना चाहिए। तो थोड़ा सा नल पॉइंट यहाँ से गुजार देना, मतलब इसको यहाँ से 0 करते हुए ले जाना। तो ये पहले पेंसिल से बनाना, या पे सारे पॉइंट जो है वो मार्क करके, हमने तो ऐसी शेप कर लिया ना, मार्क करके फिर ये करना। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन ये वाला?